आप राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये बात बोलते बोलते उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल गए। यही आरोप लगा रहे थे आज भी कि साथ में बैठा हुआ व्यक्ति डस रहा है, नीतीश कुमार को पता चला। अरे आप ऊपर ऊपर फैसला लेते हैं, जमीन पे आने के बाद फैसला बदल जाता है ना। वही कार्यकर्ता जाता है 19 में वोट मांगने के लिए कि भाजपा को देना है, वही कार्यकर्ता 20 में जाता है कि वोट देना है भाजपा को। अब उसी कार्यकर्ता को भेजिएगा, मध्यावधि चुनाव अगर क्या ऐसी परिस्थिति बनती है तो कि जाइए भाई मांगिए वोट राजद के लिए, मांगिए वोट एनडीए के लिए, कैसे होगा? लगता है कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया कुशवाहा समाज पर। उनकी जनसंख्या कम दिखी, अनुसूचित जातियां हैं 20% के आसपास है, उनको मुख्यमंत्री बनाइए। आप आनंद मोहन के गढ़ में घुसकर आनंद मोहन को चुनौती देकर कह रहे हैं कि आप परिवारवादी नेता हो गए हैं। हम हैं असली में। जो अपनी पुत्री के माध्यम से, अपनी पत्नी के माध्यम से चाह रहे थे आनंद मोहन की टिकट मिल जाता, परिवार को ये हो जाता, वो हो जाता, वो नहीं हो पा रहा है, संभावना समाप्त है। तो फिर वापस कहाँ जाएगा? अशोक चौधरी नहीं तो फिर ललन सिंह, दोनों में से किसी एक को तो जाना तय है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। और खबरों की चीड़-फाड़ करने से पहले चर्चा हम कर लेते हैं जाति आधारित जनगणना की। देखिए, जाति आधारित जनगणना में एक विषय उठा था कि इस गणना के बाद से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में कैसा बदलाव होगा। तो अब देखिए, जिसका डर था वही हुआ। जाति आधारित जनगणना तो जारी हो गई है, रिपोर्ट आ गया है उसका, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में जो स्थितियां हैं वो डगमगा रही हैं। वो कैसे डगमगा रही हैं, तो आज के पंचनामा में इसी पे चीड़-फाड़ करेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर मौजूद हैं। विषय हमारा आज का है कि जातीय जनगणना ने 24 घंटे में बिगाड़ दिया इंडिया का हाजमा, ललन आउट, आनंद मोहन इन। आनंद मोहन आज नीतीश कुमार से मुलाकात भी करने गए थे। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। चलिए सर के पास चलते हैं। सर, लगातार हम चर्चा कर रहे थे जातीय आधारित जनगणना का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं बिहार से इसकी शुरुआत हो गई है, ललन सिंह और आनंद मोहन को लेकर के क्या कहेंगे सर? नहीं, केवल ललन सिंह आनंद मोहन की बात नहीं है, बात व्यापक है। क्योंकि ये घटना रेलेवेंट थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया जो हमारा हेडलाइन उसमें। देखिए, व्यापक बात ये है कि पूरे प्रदेश में जो भी जाति हो, जो हमने पहले दिन इस पंचनामा के कहा था अविश्वसनीय जी, मैं उस पर कायम हूँ और प्रदेश की जनता भी उस पर अब कायम हो गई है। बिल्कुल। नोनिया, बिंद, बेलदार, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यहाँ तक कि आज आपने देखा कि इंजीनियर पासवान ने भी क्या कहा, पासवान में भी खेला हुआ है, कुशवाहा में खेला हुआ है। तो ये 100% तो जातियां हैं, बस 14% यादव हैं, 5% से समथिंग रविदास हैं, 5% समथिंग सरकार के हिसाब से पासवान हैं। तो किसमें बढ़ाया गया? जब घटाया गया सभी को, लाला कह रहे हैं हमारा जाति घटा दिया गया, हमको तो गायबे कर दिया। नोनिया कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो गया। पार्टी के ही नेता तेली समाज के और साव समाज के हैं, सांसद हैं इस पार्टी के, सुनील कुमार पिंटू, वो कह रहे हैं कि हमारे समाज से फोन आ रहा है बार बार हमको। नीतीश कुमार का पुतला कई जगहों पर जला दिया गया। बक्सर में तो कुशवाहा समाज ने जला दिया, भाई ने भाई को जला दिया। उपेंद्र कुशवाहा तो माफ कर दिए, लेकिन कुशवाहा समाज के युवाओं ने नीतीश कुमार को फूंक दिया। फुकाने के लिए किए थे, ये तो इसलिए किए थे कि कुल ओबीसी एक हो जाइए, हमारा का वोट दे दी। एक आदमी 2 दिन के चीता सजा देगा, जीते जी नीतीश कुमार का। देखिए, या तो एकदम मतलब हल्की बात शुरू में ही बोल दूं, या तो पूरे बिहार के जातियों को यादव के खिलाफ करना था मकसद जी। किसका मकसद होगा भगवान जाने, या इतना आक्रोश पैदा कर देने का मन था कुछ जातियों विशेष में, बदले की भावना के तौर पर, या जो भी हुआ हो, कि वो जातियां इतनी अग्रेसिव हो जाएं कि एक तरफा वोटिंग हो जाए। वरना कुशवाहा समाज का, देखिए मैं 2 जातियों को तो बिल्कुल मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इतने दिन से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, लग रहा है कि सब बेकार कर दिया हमने जब विश्लेषण किया, हमने 6 से 7% से 8% तक बताया बिहार में कुशवाहा आबादी। बेकार है हमारी पत्रकारिता, धिक्कार है हम सभी पर। मैं कहूंगा कि सरकार पर धिक्कार है, जितने बड़े संस्थान हैं सब पे धिक्कार है। किसी को नहीं पता था, कुशवाहा समाज के लोगों को नहीं पता था कि उनकी जनसंख्या इतनी कम है। फिर राजपूतों की जो संख्या बताई गई है उस पर भी मुझे बहुत ऐतराज है, क्योंकि राजपूत वोट में पूरे बिहार को,
अब ये लाला वाली बात नहीं है कि पटना में सीमित है, वहां सीमित है, जहां जहां आप जाइएगा जी राजपूत जाति आपको दिखेगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जगहों पर तो जबरदस्त गढ़ है। हम्म, यहाँ से आप शुरू कीजिए सोनपुर से छपरा सिवान होते हुए जहां तक जाइए, हम्म, और फिर इस तरह से आप बक्सर तक चले जाइए, काराकट तक, नहीं है राजपूत। बिल्कुल है। इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड और इतनी इम्पैक्टफुल जाति है, और आप उसको ब्राह्मणों से भी कम दिखा रहे हैं। फिर इसी तरीके से धानुक जाति है, तेली जाति है, साव जाति है, ये सब कह रहे हैं मुकेश सहनी की जाति कम कर दी गई। 14% 16% का दावा करते हैं, 9% में आ गए, 9% पे आ गया है। मतलब सब जोड़ देने पर 9%। एक बड़े मजेदार बात है कि एक उसमें डांगी जाति है, दांगी जी। डांगी जाति की जो जनसंख्या दिखाई गई है, अब कुशवाहा कह रहे हैं कि डांगी मेरा है, मलाह कह रहे हैं डांगी मेरा है, ये वो नया विवाद शुरू हो गया। डांगी कह रहा है कि हमारा तो खुद कम दिखा रहा है, हम किसी में नहीं, हम अलग हैं। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी जो हमने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि ये होगा, जैसे हुआ है जातीय गणना, वैसे ही पूरे देश में, चूंकि केंद्र सरकार ने ओबीसी को ताकत तो दी, रिजर्वेशन तो दिया, लेकिन कोई भी जब आप फैसला लेते हैं तो उसके पैच टेस्ट होता है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, तो उनको नहीं पता था कि इस तरह से शराब का नेक्सस बन जाएगा, और ऐसा नेक्सस बनेगा कि नीतीश कुमार उसके सामने नाक रगड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो अंततः सरकार ने क्या किया कि मान लिया कि शराबबंदी है, कागज पे माना शराबबंदी है, अंदर अंदर बिकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बाहर नहीं बिक रहा है, चलो कोई बात नहीं, यही ना हो रहा है। उसी तरीके से जातीय गणना सरकार ने की, देखा अरे आंकड़ा बड़ा कम आ रहा है, इनका भी कम आ रहा है, इनका भी कम आ रहा है, वो फोन करके बोल रहे हैं कि मेरे नहीं यहाँ नहीं हुआ, विधायक सांसद बोल रहे हैं रूलिंग पार्टी के कि हमारे यहाँ नहीं आया। अब दीजिए जवाब। कल तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे, तो खाता कैसा निकाल के बैठ गए थे नीरज कुमार, बाद में पलट गए, नहीं हम तो ऐसे ही बता रहे थे, हम तो थोड़ी कमरा नंबर, मकान की संख्या। अब निश्चित तौर पर सरकार का इसमें पैर फंस गया है। जो नमन मिश्रा ने बहुत पहले पंचनामा में, आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले, वो सालों भर हो गया होगा, कहा था कि करिए ना, काहे कोई राज्य नहीं करता था। इसमें हाथ जलने के पूरे आसार हैं। राजनीति आगे बढ़ेगी तो राजनीति पीछे भी जा सकती है आपकी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कुशवाहा जाति तो वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ निकल चुकी थी, लेकिन इस जातीय गणना में कुशवाहा की संख्या कम दिखाकर, अब जिस कारण से हुआ, हो सकता सही में इतना ही हो लोग, लेकिन ये 4% तो विशुद्ध तौर पर आपके खिलाफ वोट करने जा रही है। जाति रोकना है, रोक लीजिए, कौन रोकेगा? उमेश कुशवाहा के रोकी? उमेश कुशवाहा है पार्टी के, कौन रोकेंगे? आलोक मेहता को बेइज्जत कर दिया। महागठबंधन के एकमात्र संपूर्ण कुशवाहा नेता जो थोड़ा सा इम्पैक्ट रखते हैं जी। और कौन है? रमेशों में तो रोकेंगे, रमेशों में तो पार्टी समझती है उस लायक कि वो रोक सकते हैं, मैंने कुशवाहा वोट को। कौन रोकेगा? वो कुशवाहा नेता जिनको बुलाकर नीतीश कुमार अलग से बिठाते हैं और बैठक में बुला के बातचीत करते हैं और जिनको कोई जिम्मेवारी तक नहीं देते हैं, वो कुशवाहा नेता जिनका कत्लेआम ललन सिंह करते हैं, कौन बुलाएगा? कुशवाहा जाति का वोट भूल जाइए, कायस्थ का वोट भूल जाइए। आपने कायस्थ और कुशवाहा की कब्रगाह बना दी है जदयू को, कभी नहीं आपको वोट मिलेगा। बचा दांगी, नोनिया, बिंद, बेलदार, मुकेश सहनी हो सकता है कि आपके साथ चले जाएं। आज उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, भाजपा के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो, वो चले जाएं आपके साथ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन मुकेश सहनी अब कितने इंपैक्टफुल रह गए। मलाह उनके कहने पर वोट दे देगा, बिंद बेलदार उनके कहने पर वोट दे देगा, अब कितना देगा? अब वो भी तो देखेगा ना कि अरे हम किस तरफ है भाई। ये तो 14% वाले लोग खा रहे हैं पूरा हक। अब मैं तो कहूँगा, देखिए मैं आपको एक बात, ये भी जो हल्की बात मैंने कही शुरू में, यादव वर्सेस ऑल वाली, मैं एक और हल्की बात बोल ही दूं। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया कुशवाहा समाज पर, उनकी जनसंख्या कम दिखाकर, अगर किया है तो। क्योंकि वो जो आरोप लगा यादवों पर, वो आरोप अब कुशवाहा पर नहीं लगेगा। जो क्रीमी लेयर की बात, क्रीमी लेयर वालों वो नहीं लगेगा आज उन पर। अब वो भी आरोप लग गया किस पे? तो नीतीश कुमार की जाति पर, क्योंकि नीतीश कुमार इतने दिनों से सत्ता में हैं। दो ही जातियों ने सत्ता रखी ना अपने पास। मैं तो खुल के कह रहा हूं कि सवर्णों, अब जो क्रीमी लेयर वाली बात हमने कल समझाई थी जी। और मैंने स्पष्ट कहा था कि जिस आधार पर उनको 2000 ऐसी जातियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन इस ओबीसी में आज तक आरक्षण में 0 रहा है, जी बिल्कुल, या फिर उनको मिला है तो केवल 2% में ही मिला है।
तो ये क्या बहुत बड़ा विषमता नहीं है? बिल्कुल। ये सामाजिक न्याय में बहुत बड़ा एक झटका नहीं है? इसको एड्रेस नहीं करना चाहिए था? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सामाजिक न्याय के लिए। जब कोई अच्छा काम कोई करे तो उसको धन्यवाद मिलना चाहिए। कहते लोग कि बड़ाई आप कभी किसी का नहीं करते, हम कर रहे हैं। मैं अनिल शर्मा का बड़ाई कर रहा हूं, जो कांग्रेस के एक पुरोधा है यहाँ पर। उन्होंने क्या मांग की है कि तुरंत प्रभाव से, पहले बाकी सब बाद में होगा, कब बनाइएगा 9 मन तेल हो आधा नची है। यहाँ जो लोग हैं उन्हीं का पेट भरने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पलायन किए हुए लड़कों को वापस बुलाने का आपके पास अधिकार नहीं है, ताकत नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ा देंगे। तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाने और रोजगार देने से पहले जो अब नया मुंह खुल गया ना, देखिए ना, तो ये क्या कह रहा है ये आंकड़ा? ये कह रहा है कि 36% इस प्रदेश में ईबीसी है, 27% ओबीसी है, 19% के आसपास अनुसूचित जाति और 1% के आसपास अनुसूचित जनजाति। तो भाई जब ये 85% जनसंख्या है जिसमें ज्यादातर लोगों को हक नहीं मिल पाया, उनको हक देना होगा ना। बिल्कुल। तो मैंने तो कहा कि या तो ओबीसी के लोग अपना हृदय चौड़ा करें, बड़ा करें दिल और उनको हक दिलाएं, या सामान्य में से काट कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवर्णों की बात जो आप, हमें आदत है, सवर्णों को आदत है अपने हक का देने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से काटा जाए। लेकिन किसी ना किसी को तो इसका ब्लेम लेना पड़ेगा ना। चुनाव में आप सोच के चल रहे थे कि एक मुफ्त वोट आ जाएगा हमारे पास, क्या सोचना है? नीतीश कुमार को कब यादव ने वोट किया है? नीतीश कुमार ने यादव का कब भला किया है? बताइए मुझे। अरे आप ऊपर ऊपर फैसला लेते हैं, जमीन पे आने के बाद फैसला बदल देता है ना। वही कार्यकर्ता जाता है 19 में वोट मांगने के लिए कि भाजपा को देना है, वही कार्यकर्ता 20 में जाता है कि वोट देना है भाजपा को। अब उसी कार्यकर्ता को भेजिएगा, जल्दी चुनाव अगर क्या ऐसी परिस्थिति बनती है तो कि जाइए भाई मांगिए वोट राजद के लिए, मांगिए वोट एनडीए के लिए। कैसे होगा? जितना कॉन्फिडेंट लग रही है भाजपा, चाहे अमित शाह का आना जाना हो या जेपी नड्डा का आना जाना हो, इतने बड़े बड़े मुद्दों पर जाती है, कुछ नहीं बोल रही भाजपा। या तो भाजपा को बुझा ही नहीं रहा कुछ, या भाजपा कुछ और गेम खेल रही है इससे बड़ा। आपने कहा था आज ही, आप हमसे चर्चा कर रहे थे, कितनी बड़ी बात हमने रोहिणी आयोग की चर्चा की, क्यों नहीं भाजपा इसको सार्वजनिक तौर पर चर्चा कर रही है? मोदी बोल के कुछ थोड़ी करते हैं, बोल के नहीं करते हैं, ये चीजें एकाएक होंगी। जब आपके राष्ट्रपति के पास रोहिणी आयोग की रिपोर्ट चली गई, जो आज तक इतने सालों में नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि उसका अचार डालने के लिए बनाया गया है, उसको मंथन चल रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि केवल सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी नहीं होगा, बल्कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एसटी की भी तैयारी चल रही है। और अनिल शर्मा ने यही मांग की कि भाई जब जातियां ज्यादा हैं ईबीसी की, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? इस आधार पर तो ईबीसी होना चाहिए। बिल्कुल। या ईबीसी नहीं हो तो कम से कम 17% मुसलमान है, उनको बनाइए, मुसलमान को बनाइए। मैंने तो कह दिया कि रामविलास पासवान तो बोलते बोलते मर गए, कहाँ माना कोई बात? ना लालू माने ना नीतीश माने, तो मुसलमानों को किसने नहीं बनने दिया मुख्यमंत्री? और कौन रोक रहा है मुसलमानों को बनने से? कांग्रेस तो बनाई थी जी। आप बताइए, आपने बनाया? और कांग्रेस फिर वही बात कर रही है और कह रही है कि 3 और बनाइए उप मुख्यमंत्री, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। घर से शुरू कीजिए चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आप जो अनुसूचित जातियां हैं 20% के आसपास है, उनको मुख्यमंत्री बनाइए। आप जो अति पिछड़ा समाज है उसमें से एक बनाइए, और फिर बनाइए मुस्लिम समाज से। तो ये जायज बात है, तो इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्या होगी? फिर वही रिटोरिक्स कहा जाएगा कि देखिए ये 14% या फिर जो 16% है या 18% है, इन्होंने किसी का हक नहीं मारा। आज भी हक मार रहे हैं सवर्ण, आज भी ठाकुर का कुआं। मैंने कहा कि उसी कुएं में ठाकुर की लाश तैरती किसी को नजर नहीं आ रही है। उसी कुएं में कूद गया ठाकुर पूरा परिवार के साथ, और आत्महत्या उसने कर लिया भूख के मारे। किसी को नजर नहीं आ रहा है, सबको यह नजर आ रहा है कि इसमें कूदा है ना तो पानी लूटने के लिए कूदा होगा। सच्चाई यही है। वहाँ भी हकमारी की बात उसी तरह से रखी जाएगी। खैर हम जो अपना विषय है उस पर वापस आना चाहेंगे। बिल्कुल सर। देखिए जाति आधारित जनगणना के बाद इंडिया में जो है वो अब चारों तरफ विरोध हो ही रहा है। स्थापित कर दिया इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार जो फायदा सोचने चले थे वो तो होने नहीं जा रहा है, और बचा कुचा जो इसका फायदा उठाने की जो एक मौका था उसको रोहिणी आयोग से बराबर कर दिया जाएगा। अब रही बात बिहार के हो रहे राजनीति की, तो बिहार में जहां ज्यादातर नेता इस मुद्दे पर फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वहीं आनंद मोहन फिर आगे आगे कूद कर चलेगा।
उन्होंने सोचा कि चलो भाई कम से कम राजपूतों में एक मैसेज चला जाए कि मैं मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव से मिलकर जातीय गणना में राजपूतों के साथ जो हकमारी हुई उस पर चर्चा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से खबर आई है कि गए थे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए टिकट मांगने, और साथ साथ जो काम दिया गया था उनको, ललन सिंह को, नीतीश के द्वारा, कि आनंद मोहन जी को इस तरफ लेकर आया जाए, जो काम अधूरा रह गया ललन सिंह का, नहीं कर पूरा नहीं हो पाया, जी। अब जिस कारण से हुआ हो उनका पूरा नहीं हो पाया। और उसी बीच में आपको याद होना चाहिए कि ललन सिंह कल चले गए थे मिलने के लिए। जी सर, ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि ललन सिंह को ये नहीं पता था कि लैंड फॉर जॉब में सब लोग दिल्ली में हैं, लालू परिवार, और कल गए थे उनके दरवाजे पे मिलने के लिए। बड़ा सर कल से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों गए थे मिलने के लिए। अब इतना तो हल्का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो कहा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक पार्टी के, जी बिल्कुल, कि वो पटना में बैठे हुए हो, दिल्ली में पेशी हो रही हो रोजे बनी में, इनको पते नहीं हो कि लालू राबड़ी इन सबका घर का लोग सब चला गया वहाँ दिल्ली में है। और ये उसी वक्त मिलने चले जाते। हल्की बात तो हो गई, लेकिन एक बात जानिए कि इनको हल्का कर दिया गया है। मैंने कई लोगों से बातचीत की, मैंने तो प्रिडिक्शन भी पहले किया था कि अगर अशोक चौधरी नहीं तो फिर ललन सिंह, दोनों में से किसी एक को तो जाना तय है। मैं बता दूं आपको कि मैं इसी ऑफिस में वहाँ पर बैठे हुए थे एक जदयू के बहुत बड़े नेता, और मेरा उनका बातचीत चल रहा था लगातार। मैं उनसे बोल रहा था कि देखिए ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में जिस तरह से तलवार खिंची है, मैं दोनों की राजनीति समझ चुका हूँ बहुत अच्छे से, किसकी क्या महत्वाकांक्षा है, कौन कहाँ तक फाइनली जाना चाहता है वो भी जानता हूँ, और उसके लिए क्या कुर्बानी दे सकता है मैं वो भी समझ रहा हूँ। अगर दोनों के बीच तलवार इस तरह से खिंच गई हैं, और अशोक चौधरी जैसा व्यक्ति जो केवल मंत्री है वो भी कृपा पर नीतीश कुमार के, वो अगर ललन सिंह को चुनौती दे रहा है कि जा रहे बरबीघा जो करना है कर लीजिए, पावर कहीं और से मिल रहा है, और वो कह भी रहा है कि पावर हमको कोई और देता है। अब बताइए, मतलब उन पे आरोप लग रहा है ललन सिंह पे कि वो आरजेडी के आदमी हो गए हैं, और उनको खुद नहीं पता कि आरजेडी का कोई है नहीं है यहाँ, और वो मीटिंग करने चले जा रहे हैं, मुलाकात वहाँ नहीं हो रही है। उससे पहले आनंद मोहन गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। उनका रिएक्शन क्या हुआ था कि उन्होंने सीधे ठाकुर वर्सेस मनोज झा वाले एक हफ्ते पुराने बयान को पूरी तरीके से मैंने काटना शुरू कर दिया, और इससे राजद का नुकसान ही हुआ। और निश्चित तौर पर जहां एक तरफ ये हो रहा है, वहीं देखिए आज जेपी नड्डा ने क्या किया। जेपी नड्डा आज कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच में आप देखिए एक तस्वीर मैंने देखी कि कृष्णा सिंह कल्लू, ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं, वही कार्यकर्ता जो 6 दिन में सनातन विरोधियों का 6 बड़ा कार्यक्रम करके पुतला दहन और अलग अलग माध्यमों से, जो मैंने बताया था पिछली बार आपको, वो मुलाकात कर रहे हैं और रामचरितमानस दे रहे हैं सीधे जेपी नड्डा को, भाई सनातन को बचाइए और सनातन संस्कृति के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनका सर्वनाश कीजिए राजनीतिक। और एक ये तस्वीर देखिए, और फिर एक और ये तस्वीर देखिए कि कैसे जेपी नड्डा सीपी ठाकुर से, एक जमाने के, मतलब आज अगर याद किया जा रहा है भाजपा के बड़े बड़े पुरोधाओं को, तो उनमें एक निश्चित तौर पर बड़ा नाम सीपी ठाकुर का आता है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उम्र का तकाजा है, अब वो थोड़े बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी समय लेकर उनसे मिलने गए हैं जेपी नड्डा। ये क्या साबित करता है कि एक तरफ आप बड़े बड़े नेता जा रहे हैं मिलने के लिए, जब पूछता नहीं है, तो पूछ नहीं रहे, और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कहीं पूछ मिल जा रही है, तो ये तो समझना पड़ेगा ना। पार्टी की मजबूती तो इसी से होगी, छोटे कार्यकर्ताओं से जो भी है। ये भी वक्त का तकाजा भी है कि बिहार में अगर ताकत में होते तो कौन कहाँ पूछता है। मैंने तो कहा कि खूंटा कहीं और कबर रहा है, गाय कहीं और भाग रही है। आप सोच रहे हैं कि मैंने गाय को पकड़े, खूंटा पकड़िए ना महाराज, खूंटा कमजोर हो रहा है आपका, और ये हो गया, देखते देखते हो गया। आप राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये बात बोलते बोलते उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल गए। वो ये ना बात बोले थे उपेंद्र कुशवाहा, जी, यही आरोप लगा रहे थे आज भी कि साथ में बैठा हुआ व्यक्ति डस रहा है, नीतीश कुमार को पता चला। तो कितना दिन नीतीश कुमार को नहीं बुझाएगा? बुझाया तो उन्होंने विकल्प तैयार किया, और विकल्प के तौर पर संजय झा, संजय सिंह और अशोक चौधरी का एक्टिव होना, इनको बैठक में ना भेजना ललन सिंह को। एक दिन में डेंगू हुआ, एक दिन में ठीक हो गया इनका डेंगू, अब पूरा घूम रहे हैं। नीतीश एक चीज सर नोटिस करने वाली बात है, नीतीश कुमार के साथ पहले कार्यक्रम में मीडिया के फ्रंट पर रहते थे, जहां भी मीडिया बाइट देते थे ललन सिंह रहते थे। अब ललन सिंह गायब है फ्रेम से पूरी तरीके से, पुराने लोग आ रहे हैं। नीतीश ललन सिंह ने जो खेल करना चाहा, देखिए एक पंचनामा हमने बीच में किया, हाइपोथेटिकल पंचनामा, वो खेल करना चाहते थे, वो खेल नहीं हो पाया। नीतीश कुमार उनसे कहीं ज्यादा आगे निकले, और वो गेम पैक हो गया है, उधर अब संभावनाएं बची ही नहीं है। हाँ, बात जहां तक आनंद मोहन की, तो आनंद मोहन को लेकर भी एक टास्क दिया गया था,
वो टास्क ललन सिंह को ही दिया गया था कि आनंद मोहन को साध कर लाएं इस तरफ, और उसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू की थी। लेकिन आनंद मोहन ने जिस तरीके से एक रिएक्ट किया मनोज झा वाली बात पे, और लालू यादव ने आगे बढ़ के ये तक कह दिया कि अरे बेवकूफ है, ये बेवकूफ शब्द का प्रयोग कर देना। उन्होंने तो बस ठाकुरे कहा था, लालू यादव तो बची कुछ इज्जत भी ले ली। अरे उन्होंने चेतन आनंद को बेवकूफ कह दिया, उन्होंने कह दिया कि उसको बुझाता नहीं है, ज्ञान नहीं है, किसको कहें। आनंद मोहन कितनी किताबें लिख चुके हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक बड़े साहित्यकार अपने आप में है, और उनको लालू यादव इस तरीके से डांट दे रहे हैं, डपट दे रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि संभावनाएं समाप्त हो गई। जो अपनी पुत्री के माध्यम से, अपनी पत्नी के माध्यम से चाह रहे थे आनंद मोहन की टिकट मिल जाता, परिवार को ये हो जाता, वो हो जाता, वो नहीं हो पा रहा है, संभावनाएं समाप्त है। तो फिर वापस कहाँ जाएगा व्यक्ति, कहाँ जाएगा? नीतीश कुमार के पास। और नीतीश कुमार के पास अब ललन सिंह के माध्यम से जाने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्ट इसलिए मिलने चले, डायरेक्ट हो जाइए। क्योंकि देखिए संजय सिंह वो मौके पर एक्टिव हुए, और संजय सिंह वही बात है कि मैंने राजपूत एक ही ना रह सकता है एक म्यान में, और संजय सिंह का गलत कदरे कहना कि इधर के राजपूत तो हम हैं, इधर कहाँ, और उधर तो संभावनाएं है नहीं। तो अब नीतीश कुमार से मिलकर कहीं ना कहीं देखिए आनंद मोहन एहसास कराना चाहते हैं अपने समाज को कि देखिए हम अभी तक कोई भी नेता बड़ा आया सामने कि देखिए हमारे सामने हकमारी हुई है, जहाँ नीतीश कुमार से मिलेंगे और कहेंगे कि गलत हुआ है आंकड़ा में, फिर से करवाइए या चेक करवाइए, ठीक करवाइए, कोई नहीं मिला। आनंद मोहन मिल के एक माहौल तो बना दिए ना, 20 मिनट तक चर्चा हुई है, चर्चा हुई तो माहौल बना दिया, और फिर तेजस्वी जाके भी मिले। लेकिन ये जान लीजिए कि राजद में इनकी संभावनाएं लगभग समाप्त सी हैं, ये तो पार्टी बनाने की स्थिति में चले गए थे। और अगर नीतीश कुमार से डायरेक्ट इनकी बातचीत हो जाती है तब तो ठीक, वरना ये पार्टी ही बनाएंगे। और नीतीश कुमार जो जातीय गणना के माध्यम से करके या इधर जो दाव कर रहे हैं सब गलत जा रहा है। लेकिन सर नीतीश कुमार तो चाहेंगे ना एक विकल्प, राजपूत नेता जदयू में बड़ा उभर करके उनको बाहर ही निकाला गया इसीलिए कि राजपूत उनके नाम पर वोट देगा। लेकिन जो पूरा विवाद हुआ, इस विवाद के बाद एक बात जरूर और स्थापित हो गई कि आनंद मोहन पे कौन किसने आरोप लगाया। वहाँ सहरसा वाले रैली में क्या कहा था संजय सिंह ने, एकदम दबी जुबान में बिना नाम लिए कहे कि अरे हम परिवार का राजनीति थोड़े करते हैं। आप आनंद मोहन के गढ़ में घुसकर आनंद मोहन को चुनौती देकर कह रहे हैं कि आप परिवारवादी नेता हो गए हैं, हम हैं असली नेता राजपूत के। ये क्या साबित करता है? एंट्री अगर आनंद मोहन की होगी, सुनिए ज्यादा दूर मत जाइए आप, पहले आप भी कुछ सरकारी गवाही कीजिए। आप भी रैली में थे, बांका वाले रैली में आप थे जी, बंद कमरे में नीतीश कुमार ने पूछा ना संजय सिंह से, बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने पूछा, बिल्कुल फोन आया था, बातचीत हुई नीतीश कुमार से, उनमें काफी देर तक बातचीत चली है। और वो बातचीत क्यों हुई? रैली के बाद मैंने ललन सिंह संजय सिंह को भाव तक नहीं देते हैं, और जब रैली होती है तो नीतीश कुमार फोन करके पूछते हैं कि सब ठीक था ना, ये आपने गलत बोला, ये आपने सही बोला। ये क्या साबित करता है कि पावर शिफ्ट हो गया है, पावर कहीं और चला गया है। और ताकत के साथ तो यही खासियत है, जी, जब तक आपके साथ है राजनीति में तब तक बहुत अच्छा, जब हट जाता है तो वशिष्ठ नारायण को देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस को देखिए, शरद यादव को देखिए, आप आगे चल के नीतीश कुमार को देखिएगा। चलिए, तो किस तरीके से पंचनामा आज देखा आपने, चीरफाड़ हो गया है पूरे तरीके से। इंडिया गठबंधन में जाति आधारित जनगणना के लागू होने के बाद स्थितियां अब डगमगा रही हैं, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, इस पर अब चर्चाएं छिड़ चुकी हैं। जदयू में क्या होगा आने वाले समय में हम भी देखेंगे, पंचनामा उस पर भी चलेगा। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही, अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत